नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हमारे साथ हैं क्या बोल सकते हैं, अवनीश जी तो हैं ही और साथ में अ, कॉकरोचों के सरदार, जी, जी, जी। कॉकरोच वीएन भट्ट साहब और हम हैं खादिमे कॉकरोच। पहले हम खादिमे मोमिनीन हुआ करते थे, अब हम हैं खादिमे कॉकरोच। तो खादिमे कॉकरोच का सरकार कॉकरोच को सलाम। जी, भट्ट साहब, आपको जवाब नहीं दे रहे। ये जो आपने मुझे एजाज़े इम्तियाज़ जो मेरे ऊपर आपने दिया है, इसके लिए कौम आपकी बेहद मशकूर है और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि आपके ऊपर वो तौफ़ीक अता फ़रमाए। पहली बात तो ये है कि जो अब धीमे-धीमे बात साफ़ हो रही है कि जो एक कहावत है हैविंग द लास्ट लाफ़। तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि 2011 का इतिहास पुनः दोहराया जाए और जो भारत की राजनीति में जो अपोजिशन की पॉलिटिकल स्पेस है, वहाँ कहीं बीजेपी एक नॉन पॉलिटिकल फोर्स को तो स्थापित नहीं कर रही है, यानी खो-खो जनता पार्टी। और ये राहुल गांधी का जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उनकी भाषा है, जो उनकी चिंता है, वो साफ दिखाई पड़ रहा है मुझे 2 दिन से। अरविंद केजरीवाल में भी ये दिख रहा है। और हालाँकि अभी तक उसने कोई पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट करने की कोई मंशा, कोई इच्छा ज़ाहिर नहीं की, ना ही कोई इंडिकेशन दिया है। और कल रात में जो उन्होंने 5 स्टार होटल में जो पार्टी हुई है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जो वहाँ जो एक जो एक कौमी जलसा हुआ, एक जश्न मनाया गया, वो सब दिखा रहा है कि अभी इनमें वो सियासी गुण अभी नहीं है। लेकिन एक अपोजिशन की पॉलिटिकल स्पेस में एक नॉन पॉलिटिकल फोर्स की एंट्री तो हो ही गई है। ये नोबडी कैन डिनाय दिस। जहाँ तक आपका ये अंदाजा है कि वो यूपी में आने की हिम्मत करेंगे, कुछ कॉकरोच जनता पार्टी का नाम लेते हुए कुछ 100 लोगों की भीड़ आज रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में इकट्ठा हुई है। अच्छा, अच्छा। वो जौहर यूनिवर्सिटी, हाँ, वो जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए आई है। और एक हुँ, समाजवादी पार्टी के नेता थे, उन्होंने अब अपनी अलग पार्टी बना ली है, स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने रामचरितमानस के पन्नों को फूँका था आज से 3 साल पहले। वो भी हुँ। जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए एहतजाज लखनऊ में कर रहे हैं, यानी विरोध कर रहे हैं। उनको तो क्या जौहर ये जनता एक पार्टी नया बनाई है डेवलप क्या उनको? वो जौहर असल में लोगों का जो क्या कहते हैं ये खुद किबला दुरुस्त लोगों का नहीं है। जिसका किबला दुरुस्त नहीं होगा, वो किसी भी घटना के महत्व को इतिहास के संदर्भ में समझना बहुत कठिन है। यदि मैं कहूँ कि आज जयपुर में शाम को स्नोफॉल होगा, तो आप इमीडिएटली मेरी बात को खारिज कर देंगे। सही करेंगे, आपके फ़ोल्डर में सूचना है कि यहाँ स्नोफॉल नहीं होता। तो इसी तरीके से जो घटनाएँ होती हैं राजनीति में, इवन पार्लियामेंट में डेडलॉक होना कोई असामान्य घटना नहीं है। जब से मोदी सरकार आई है, हर सेशन में पार्लियामेंट में डेडलॉक हुआ है, पिछला सत्र छोड़ करके। तो पार्लियामेंट डेडलॉक में को भी लोग जो है पहलवान में अखाड़े की तरह देखते हैं कि वो जीत गया, वो हार गया। अब आज की बात है कि शाम को 5 बजे तक का समय दिया है, लोकसभा स्पीकर ने कि या तो डेडलॉक तय करिए या फिर हम निर्णय करेंगे। और बिल तो जो था नीट से संबंधी नकल रोकने के लिए, पेपर लीक रोकने के लिए, वो बिल तो इंट्रोड्यूस हो गया। शायद एफसीआरए बिल भी पिछले हफ्ते इंट्रोड्यूस हो गया है जो आना था। खैर नहीं, 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 एफसीआरए बिल तो मार्च में ही इंट्रोड्यूस हो गया था। हाँ, हो चुका है जी। तो कुल मिलाकर के ये कोई जो है इसकी पृष्ठभूमि सीधी-सी ये है कि बंगाल में बीजेपी के 2 तिहाई बहुमत और बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री, आसाम में बीजेपी की 60 पर सीटों पर विजय और चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन से कम 70 एमपी कम हो गए हैं। 20 एमपी तृणमूल कांग्रेस के, 20 एमपी डीएमके के, 8 एमपी शरद पवार की पार्टी के, 8 एमपी उद्धव ठाकरे की पार्टी के। शरद पवार और समाजवादी पार्टी का तो खैर ये तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये तो पार्टी है ही नहीं। जैसा इसको जहाँ बढ़िया ऑफर मिलेगा वहां चल देंगे। और उसके बाद जो इमीडिएट कंसर्न है यूपी और पंजाब का चुनाव, जिस तरीके से अमित शाह ने नक्सलवाद को खत्म करने का बीड़ा उठाया और 99% खत्म किया,
और अब जो उनका एंटी ड्रग कैंपेन है अफीम और हेरोइन, उससे मेरा मानना है कि पंजाब में बहुत हड़कंप है। पंजाब में पाकिस्तान से आने वाली ड्रग का जो एस्टीमेट है, वो 60,000 करोड़ रुपए का साल का है। और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद ढाका से लेकर इस्लामाबाद, रावलपिंडी तक जो हड़कंप मचा है, और अगर कहीं पंजाब में बीजेपी की सरकार आ गई, तो स्थिति बेहद गंभीर हो जाएगी पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति की। ये सारी चीजें इस वाले आंदोलन के पीछे जुड़ी हुई हैं। और जिस तरीके से पिछले हफ्ते जंतर मंतर के पास, मैं उनको बोलता हूँ चर्च के मुल्ला, यानी पेस्टर एंड फादर, जो बड़ी संख्या में वो सड़क पे उतरे, तो चर्च के मुल्लाओं को भी बहुत ज्यादा परेशानी है कि अगर एफसीआरए का पैसा अगर आना बंद हो गया, तो हमारा तो धंधा ही बंद हो जाएगा। और उनको भारत में सोल हार्वेस्टिंग करनी है, उनको आत्माओं की खेती करनी है। वो सन 2000 में भी करना चाहते थे कि क्रिश्चियनिटी के 2000 साल पूरे हुए हैं, अटल जी ने उनका यहाँ पे सम्मेलन होने नहीं दिया। चाइना में चाहते थे, वहां भी नहीं कर पाए। तो सोल हार्वेस्टिंग का जो धंधा है इनका, तो क्रिश्चियनिटी को भी बहुत ज्यादा झटका लगा है। तो ये सारे फैक्टर हैं, ये केवल नीत नहीं है। अगर इनको छात्रों की चिंता होती, तो कम से कम ये इस बारे में बात करते कि भारत में कोई भी लड़का 5वीं क्लास से लेकर के आने वाले 15 साल तक कोचिंग के मकर जाल में ऐसा उलझ जाता है कि उससे बाहर नहीं आ पाता। हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो इतने फंडामेंटल फ्लॉज हैं, आज कोटा शहर राजस्थान का जो सबसे बड़ा कोचिंग का सेंटर बन गया है, राहुल गांधी वहां भी मीटिंग करके आए। आज यूपी का ऐसा कोई बड़ा शहर नहीं है जहां पे लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स कोचिंग में ना पढ़े हो। वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, क्लैट हो, कंबाइंड लॉ एडमिशन टेस्ट हो, मैनेजमेंट का सीएटी हो, कंबाइंड एडमिशन टेस्ट हो, हर इवन आपको जो है अगर पुलिस में दरोगा सिपाही बनना, उसकी भी कोचिंग है। रेलवे में एनटीपीसी कैटेगरी है, नॉन टेक्निकल प्रोफेशनल कैटेगरी में, उसकी भी कोचिंग है। आर्मी में अग्निवीर बनना है, उसकी भी कोचिंग है। तो ये और पूरे देश में प्राइवेट यूनिवर्सिटी की संख्या बढ़ती चली जा रही है। अकेले योगी सरकार में कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन चुकी हैं। उनके ऊपर कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है। तो शिक्षा की चिंता किसी को नहीं है, छात्रों की चिंता किसी को नहीं है। दे वांट ए कन्वीनियंट गन टू फायर एट नरेंद्र मोदी, एंड दैट दे हैव डन। उसका वो खूब खुल के इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसका उनको एक पॉलिटिकल डिविडेंड भी मिल गया है इन दी फॉर्म ऑफ चलिए मैं इसी पॉइंट पे आपके ये आप सभी को ये सूचना देनी है कि जिस प्रकार से हमने पहले हिंदू लीगल फंड आरंभ किया था, और उस हिंदू लीगल फंड का सदुपयोग किस समय हो रहा है, और बड़े बड़े एंटी हिंदू लोगों को नोटिस भी जा रहे हैं, उनके विरुद्ध मुकदमे भी कायम होने का कार्य आरंभ हो रहा है। इसी प्रकार से अब हम एक हिंदू एक्शन फंड भी आरंभ कर रहे हैं। इस हिंदू एक्शन फंड में ग्राउंड पे काम कर रहे लोगों को, जैसे घर वापसी है, धार्मिक आयोजन है, ऐसे लोगों को हम फाइनेंशियल सपोर्ट भी देंगे। जो बड़े कार्यक्रम है उनका आयोजन भी करेंगे, और आप लोगों की सलाह के अनुसार हम सब लोग मिलेंगे अभी 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक एनुअल समिट इस बार का, और उसमें ये हिंदू एक्शन प्लान भी फाइनलाइज किया जाएगा। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि जी खोल के हमें कंट्रीब्यूट करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपके इसी पॉइंट पे मैं अवनीश जी को लेता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ राकेश टिकैत का स्टेटमेंट आया जी। और राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि भाई आप लोग मोदी को नहीं जानते, मैं जानता हूँ। और मोदी ने ये जो लॉस लिया है, ये किसी बिना कारण के नहीं है। कि ये बंदा जो है, ये बड़ी दूरदृष्टि वाला और बड़ा कैलकुलेटिव है। और ये पार्लियामेंट में क्या करेगा, ये आप देखेंगे तो आप जो है वो बिल्कुल स्तब्ध रह जाएंगे। जी अवनीश जी, ये क्या कह रहे हैं राकेश टिकैत अचानक? राकेश टिकैत बड़े आदमी हैं। वो योगी जी से नहीं बात करते, उत्तर प्रदेश में नहीं बात करते। वो मोदी से छोड़ के मतलब नीचे नहीं आते। राकेश टिकैत वाकई जो कह रहे हैं, अगर उसमें उनकी उपेक्षा न की जाए सर, तो वहां से एक सूत्र लिया जा सकता है कि मोदी संसद में क्या करेंगे। मैं इस पर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं होता हूं जब लोग कहते हैं साहब ये अगर नीट का आंदोलन है तो इसमें मौलाना क्या कर रहा है। अभी अभी भट्ट जी ने कहा कि चर्च वाले मुल्ला क्या कर रहे थे, 60 साल का जुनैद क्या कर रहा था, या कोई अधेड़ क्या कर रही थी, कोई आंदोलन जीवी क्या कर रहा था, या अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां इसमें क्यों घुस के चली आई। मैं इसका सूत्र लेता हूं, जब अयोध्या में ध्वजारोहण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उस समय उन्होंने एक बात कही थी कि अब हम मैकाले जो आक्रमण, सांस्कृतिक आक्रमण जो भारत पर किया गया था, अब हम उसके उन्मूलन का काम शुरू कर रहे हैं।
अच्छा, प्रधानमंत्री की गजब की स्टाइल है। अब आजकल तो जैसे कहते हैं ना कि तुम इंस्टा से पैदा हुए और इंस्टा से निकल के जमीन पर आने का प्रयास किए। वो व्यक्ति तुम्हारे इंस्टा पे पहुंचा, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा और उसके बाद अगले दिन 41 सेकंड का थैंक्स गिविंग किया और फिर कल आ गया हाय फ्रेंड्स, दिस फ्रेंड्स, दैट फ्रेंड्स। तो अब वो तुम्हारे डोमेन पे खेल रहा है। और ज्यादातर जो अभी कल उन्होंने वीडियो किया, वो कह रहे हैं कि साहब शिक्षा पर हमने नील केणी साहब को लगा दिया और तमाम इसरो को लगा दिया है, आईबी चीफ भी उसमें रहेंगे, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन सौरव लेकिन दास को तो रखा ही नहीं उसमें। हाँ सर, बिल्कुल, बहुत सारी निराशा सर। मुझे नहीं रखा, भट्ट जी को नहीं रखा, निराश हैं सर। तो प्रधानमंत्री की एक आदत है, वो नोट छपवा लेते हैं, उसको रख लेते मेरे हैं। जैसे खादिमे कॉकरोच को भी नहीं रखा। हाँ सॉरी सर, मतलब मैंने आपको भी नाराज कर दिया, मुझे आपका भी कहना चाहिए था कि आपको भी नहीं रखा। नहीं तो मैं तो खादिमे कॉकरोच हूँ। प्रधानमंत्री जी की एक आदत है, वो अपने काम की मुखबिरी काफी काम कर लेने के बाद, नोटबंदी के समय नोट छपवा लिया अगले ने, एटीएम कैलिब्रेट होने लगे या कैलिब्रेशन की व्यवस्था कर लिया, तब उन्होंने मित्रों आज रात 12 बजे से फलाने ठिकाने कर दिया। आप देखिए, आज कल के वीडियो में उन्होंने बच्चों को सीधे कहा कि भाई तुम्हारे लिए मैं ये काम कर रहा हूं और आज बिल इंट्रोड्यूस हुआ है। लेकिन हकीकत यह है कि जी जी सॉरी, हकीकत मेरा यह है, गला खराब है आज, तो बीच बीच में मैं अच्छा कोई बात नहीं सर, खांसी मुझे और लगता है कि आप कुछ बोलना चाहते हैं इसलिए मैं रुक गया। तो खांसी और काफी छींकों से काम प्रताड़ित हो सकता हूँ। शिक्षा में, चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, तो वो काम ऑलरेडी हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि ये आंदोलन आया है और इसकी वजह से वो ये इस तरह की चीजें लेके आ रहे हैं। 26 वाले को ही इन्होंने अमेंड किया है, उससे भी और कड़ा कर रहे हैं इसमें, जिसमें निजी आदमी है तो 5 से 10 साल और 50 लाख का जुर्माना। अगर कोई कोचिंग माफिया है, कोई इंस्टीट्यूशन है, तो उसके लिए जो है बड़ी सजा, कठोर सजा और उसके साथ एक 10 करोड़ का जुर्माना। तो बहुत सारे काम ये पहले, तो ये दिखाता है कि जितना ये वर्ग इसमें शामिल हो रहा था, तो ये कोई एक पॉइंट नहीं है। नीट का एक बहाना था, उसके जरिए एक भीड़ इकट्ठी हो गई, लेकिन इसमें एफसीआरए का भी दर्द है। इसमें जब ये मैकाले को चैलेंज करते हैं कि पूरी व्यवस्था हम बदलने का समय अब आ गया है, हम उस तरफ जा रहे हैं, ये उसमें भी चिंता है। उसकी चिंता जाके सांस्कृतिक और वैचारिक चिंता लग जाती है, तब उसमें लेफ्ट गिरोह इन्वॉल्व हो जाता है, तब उसमें मजहबी गिरोह इन्वॉल्व हो जाता है। एफसीआरए है तो फिर खजाने का पनाला बंद होने का है, तो वो भी आ जाता है। अब पॉलिटिकल पार्टियां क्यों ना आ जाएं, पॉलिटिकल पार्टियां जिनका 14 से लगातार मुहर्रम चल रहा है, जिनको राजनीतिक सफलता मोदी के सामने मिल नहीं रही है, चुनावी सफलता मोदी के सामने मिल नहीं रही है, तो ये जैसे कहते हैं ना सर कि एक साथ ये पूरा बंच है। और यही वजह है कि ऐसा हर व्यक्ति जो राष्ट्रवाद के खिलाफ है, ऐसा हर व्यक्ति जो कम से कम सनातन केंद्रित एक ऐसी जो सनातन का जो एनरिचमेंट हो रहा है उसके खिलाफ है, उन सारों का समुच्चय एक साथ इकट्ठा वहां पर दिखाई दे रहा है। तो इसमें तो बड़ा मुश्किल है ये खोजना कि इसमें छात्रों का मामला कहाँ है, किस वजह से ये ऐसा हो गया, इसमें राहुल गांधी किस वजह से इन्वॉल्व हो गए, इसमें केजरीवाल की राजनीति कहाँ डिस्टर्ब हो गई। क्योंकि ये एक ऐसा पूरा जो खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी जो बनी, इसने सबको इकट्ठा किया। अब एक बात जो अभी भट्ट सर ने कही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम नाकारा विपक्ष की वजह से तैयार हुआ है और जिसमें जितना रोल मोदी का नहीं है या मोदी की पॉलिटिक्स का नहीं है, उससे ज्यादा रोल विपक्ष का अपना खुद है नकारेपन के लिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इस तरह का एक वैक्यूम भरा जाता है, भरा जाने का प्रयास है खुद भाजपा की तरफ से या इस तरह की। मुझे नहीं लगता कि इस तरह से है, क्योंकि जो चरित्र देखने को मिला है, चाहे वो मतलब अब उम्र कम है तो बच्चा तो कहना ही पड़ेगा, अब काकरोच का बच्चा कह सकते हैं उसको, क्योंकि वो बच्चा जो कह रहा है उसको संस्कार कहां से मिला है। ये बताता है कि पारिवारिक मूल्यों का कितना ह्रास हुआ है। वो बच्चे जिस उम्र के हैं, उनके माँ पिता, कम से कम हम यहाँ बैठे आप दोनों से मैं सबसे कनिष्ठ हूं, सबसे जूनियर हूं, लेकिन मेरे उम्र के ही उनके माता पिता हैं कम से कम।
ये बताता है कि वाकई नेगेटिविटी किस तरीके से परिवारों में भी आई है, पारिवारिक मूल्य में। ये कल्चरल दोष भी दिखाई दे रहा है जिससे पार पाने की जरूरत है। और मैं, बहुत सारे लोग इस चीज को अजीब से लेंगे, क्योंकि जब जब मैंने कहा है पिछले 3-4 दिनों में बड़े अजीब अजीब से लोगों की रिएक्शन आए हैं, लेकिन मैं आज कह रहा हूं, ये अजीब सी बात होगी, थोड़ी सी क्रूर बात होगी, पॉलिटिकली अनकरेक्ट बात होगी, लेकिन इस पूरे गंदे बदबूदार एपिसोड का, चाहे जिसमें प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द, प्रधानमंत्री के लिए गालियां, पारिवारिक मूल्यों का ह्रास, यह सारा कुछ जो दिखा है, नरेंद्र मोदी की राजनीति को, चुनावी राजनीति को इससे लाभ होने जा रहा है। बहुत सारे लोगों को फिर यहां अटकेगी मेरी बात, जी। नहीं नीचे उतरेगी, लेकिन मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि इससे नरेंद्र मोदी की राजनीति को, चाहे 2027 को आप ये ना समझे कि ये योगी की राजनीति और योगी का चुनाव है, यह मोदी और योगी का चुनाव है। पंजाब योगी और मोदी का चुनाव है। पंजाब में जो कोई फेस होगा वो अलग बात है, बंगाल योगी मोदी सबका चुनाव है। तो राजनीतिक फायदा तो योगी मोदी को ये दे के गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो चुनावी हो चाहे कुछ हो। और एक बात, वह तुमको इंस्टा पे आके चैलेंज कर रहा है, वहां तुम्हारे डोमेन में खेल रहा है, और तुम ये मुगालता पाल के बैठे हो कि उसको राजनीति और चुनावी डोमेन में उसका मुकाबला कर लोगे, तो ये तो कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन एक चीज इसमें जरूर निकल के आया है कि एक बार फिर, अब इसमें कहने की क्या बात है, इस बात को 1000 बार दोहराया जा चुका है, कम से कम जब भी बात होती है इस देश के विपक्ष की। अभी इंट्रोड्यूस हुआ बिल, 5 बजे उस पर डिस्कशन होगा, लेकिन विपक्ष तो नंगा हो गया तुरंत। एक आप इतना बड़ा बिल लेके आ रहे हैं, आप दम भर रहे हैं कि छात्रों का भविष्य चौपट हो रहा है, हम उसके लिए जान देने को तैयार हैं राजनीतिक रूप से, और जैसे ही बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है तो नो नो के नारे आ रहे हैं, जबकि आपको पता है कि ध्वनिमत से पारित हो जाना है। आपको ये भी पता है कि वोटिंग की नौबत नहीं आनी है और ध्वनिमत से ही ये बिल भी पास हो जाना है, उसके बावजूद भी आपका नो नो क्यों? इससे ये बताता है ना कि इनका कोई सरोकार इससे नहीं है। और बिल्कुल सही कहा अभी भट्ट जी ने कि आपने किसका कहा कि हाँ, राकेश टिकैत ने बिल्कुल सही कहा कि यह व्यक्ति संसद में अभी देखना आप क्या करेगा, तो उसने कर तो दिया, आप एक बार फिर एक्सपोज हो गए। और एक चीज और है, राज्यसभा में चाहे इनका बहुमत रहा हो चाहे ना रहा हो, चाहे इनका प्रचंड बहुमत रहा हो, आज आप ताने मारिए 240 है, लेकिन काम तो कोई ऐसा नहीं है जो ये चाहें और रोक लिए हैं। अब लोग गिनाने शुरू कर देंगे कि अरे साहब क्या बात करते हैं, डिलिमिटेशन और महिला। इस टाइम पे इन्होंने ज्यादा काम किए हैं जितना कि कम से कम 19 से 24 के बीच में किए थे। हाँ, बाकी दोनों में नहीं किया। और डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण के जरिए जो डिलिमिटेशन, इसमें इनको पता था कि विपक्ष कभी सहमत नहीं होगा, और इनको पता है कि हमारे पास 2/3 है नहीं, तो यह विपक्ष को एक्सपोज करने के लिए ही लेके आए थे। और जब एक्सपोज कर लिया कि ये महिलाओं के खिलाफ है, वो संदेश पूरे, आप देखिए तैयारी इनकी, जिले जिले पर भाजपा ने ये संदेश पहुंचाया कि देखो विपक्ष महिला रिजर्वेशन के खिलाफ है, और उसके बाद फिर ये 2/3 मेजोरिटी की तरफ काम करना शुरू किए। और आज संभवतः जब वोटिंग की कोई स्थिति आएगी तो समझ में वो भी आ जाएगा कि लगभग इनके पास 2/3 मेजोरिटी बन चुकी है। विपक्ष अपने उसी गति को अभी भी प्राप्त है जो लगातार वह 2014 से है। नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ साजिशें कोई नई नहीं है। अवार्ड वापसी 2015, जेएनयू, उसके बाद शाहीन बाग, उसके बाद किसान आंदोलन, फिर एक ये आंदोलन, और अभी 29 तक लगातार ऐसे आंदोलन। आप देखिए यूपी के पिछले चुनाव से पहले किसान आंदोलन, यूपी के 27 चुनाव से ठीक पहले ये आंदोलन। तो निश्चित बंगाल ने एक बहुत बड़ी चोट दी है। बंगाल ने उन तमाम नेगेटिव एलिमेंट्स को एक साथ जोड़ा है जिनको रिप्रेजेंट करते हैं राहुल गांधी और उनकी राजनीति। बंगाल ने एक इतना बड़ा सेटबैक कन्वर्जन माफियाज को भी दिया है कि ट्रंप मोदी को बधाई देते हैं, वो बधाई नहीं था, वो तंज था, वो ताना था। उसके अंदर भाव ये था कि वाह गुरु, तुमने तो हमारा ये जो बेस कैंप था उसको भी ध्वस्त कर दिया। वहां से अब शुरू होते हैं, उनके विदेश मंत्री आते हैं, वेटिकन के रिप्रेजेंटेटिव जो भारत में बैठे हुए हैं वहां नीली और सफेद साड़ियों को वालों के पास जाते हैं। तो ये उसी क्रम का एक है। दूसरी तरफ आपको सरकार दिखाई दे रही है, वो लगातार अपने काम की तरफ आगे बढ़ रही है। और भट्ट जी ने जो बात कही, भाव ने
मैं सुन रहा था कि भाऊ ने एक जगह एक बात कही कि क्रिकेट का मैच जिस तरह से पहली बैटिंग या कहिए उसमें पहली पारी में अभी आपको ये अच्छा खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब सरकार के खेलने की बारी है। तो मैं तो मतलब टिकैत साहब को बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत वाजिब बात कही है। जी 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 जी, सरकार मदीना। जी ये जो बात आप कह रहे हैं कि ये बिल ध्वनिमत से पारित कैसे होगा भाई, ये उनसे अपेक्षा की जाती है, ये उनसे तवक्को है कि वो बिल को संसद भवन से ध्वनिमत से पारित होने दें। लेकिन क्या वो करेंगे? राहुल गांधी के सामने तात्कालिक चुनौती ये है, जो एक मारवाड़ी कहावत मैंने पढ़ी थी कहीं, कि मांडे पर टीकी मांडे पर टीकी, यानी कोई आदमी चित्रकला पे कोई बड़ा चित्र बनाता है और दूसरा आदमी आके उस पे टीका लगाता, कहता मैंने भी मेहनत की थी। तो राहुल गांधी जो इस समय मांडे पर टीकी लगाने में व्यस्त हैं कि भाई हमने जो है ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराया है। ये आपका क्या होता है, ये जो ये कौन है पार्टी, ये आपका दीपके कॉकरोच पार्टी, और वो तो पार्टी बना रहा है। और मैंने सुना है कि जो आइसा वाले जो लोग खड़े हुए थे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनको भी पार्टी में नहीं बुलाया गया। जो 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 दीपके ने कल किसी 5 स्टार होटल में की थी। तो ये हाँ हाँ, लड़ाई चल रही है सब बेसिक जुनैद को भी नहीं बुलाया गया, इस्तेमाल। और वो उनका एक वो मेघनाथ जुनैद था, को भी वो नहीं लिख रहा बुलाया है कि गया। साहब इतने सारे लोग जो बाहर से आए थे वो भूखे प्यासे जो है उनको वापस जाना है, उनका कोई इंतजाम नहीं है, उनकी तो परवाह कर नहीं हाँ, रहे हैं और पार्टी तोड़ रहे हैं। नहीं नहीं, मैंने सुना है कि वो गंगा जमुना तहजीब के फार्मूले के अंतर्गत भगवान कृष्ण ने जुनैद को अक्षय पात्र दिया था, जो उन्होंने कभी द्रौपदी को दिया था महाभारत के युद्ध में, कि उसमें कभी भोजन खत्म नहीं होगा। तो गंगो जमुना तहजीब को मजबूत करने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण स्वयं उन्होंने वो धरती पे आए, उन्होंने वो अक्षय पात्र दिया जुनैद को कि जाओ सबको कॉकरोचों को खाना खिलाओ। और वो कह रहा है कि बताइए, अब मुझसे पूछा जा रहा है कि ये मेरे पास पैसा कहाँ से आया। अब भाई तुमने कई करोड़ रुपए खर्च किए हैं भोजन पे, तो हिसाब तो देना पड़ेगा ना। और दूसरी समस्या ये आ गई है कि जो सरकार का और कॉकरोच पार्टी से जो एग्रीमेंट हुआ कि छात्रों के खिलाफ जो एफआईआर हुई है वो वापस ली जाएंगी। अब पुलिस सबका जो है सबका वेरीफाई कर रही है, भाई तुम कहाँ के हो? तो मालूम पड़ा वो 38 साल के मेवाती हैं। कितना पढ़े हो? चौथा पढ़े हैं। वो कह रहे हैं मोदी को तो हम उड़ा देंगे हवा में। और वो परेशान हो रहा है, बोला कुछ नहीं होगा, हमारा तो मुकदमा वापस हो जाएगा। तो भाई तुम तो छात्र हो नहीं। तो ऐसे बहुत लोग पकड़े जा रहे हैं। एक हमारे बरेली के लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर थे भारद्वाज जी, वो समाजवादी पार्टी के एक ऑफिस गृह जिले में है। वो भी गए थे वहां पे धरने में दिल्ली। वो बेचारे नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए भारद्वाज जी। ये बड़ी समस्या आ रही है ये। ये तो बड़ी तो अब ये गलत बात है साहब। वैसे तो मुझे ये लगता है, हाँ, मेरा ये भी सिफारिश है मेरी, कि जितने भी सरकारी विश्वविद्यालय और सरकारी कॉलेजेस हैं, तो उनके जो लोग टीचर्स हैं और उनको अनुमति है कि वो राजनीति में भाग ले सके, इसको तुरंत प्रभाव से इसको वापस लिया जाना चाहिए, इस छूट को। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सर हमारे मुरली मनोहर जोशी जी बीजेपी के अध्यक्ष हो गए, और आज भी वो ट्वीट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के बारे में कि अगर कि सरकार को अकल आ गई। 90 साल के हो गए हैं और वो अभी भी उनको जो है शिक्षा मंत्री बनने की इच्छा नहीं गई है। तो क्या कहे उनके बारे में? और उन्होंने पिछले 35 सालों में कभी क्लास नहीं लिया। अपने जीवन के 30 सालों में कभी वो क्लास में नहीं गए। लेकिन वो हमेशा वेतन लेते रहे और आज भी पेंशन ले रहे हैं। एमपी रहे हैं 5 बार, उसकी भी पेंशन ले रहे हैं। तो ये तो हर पार्टी में ऐसे लोग शामिल हैं। तो कुल मिलाकर के ये सब जो आ गया है अच्छा, ये ये जो 5 बार एमपी रहे हैं, तो ये 5 पेंशन लेते हैं या एक ही मिलती है? अक्सर वो तो उसका फार्मूला है कि एक बार एमपी रहने पे इतनी पेंशन मिलेगी, 2 बार पे इतनी मिलेगी। वो तो उसका फार्मूला तय है कि कितने टर्म आप पहले उसके संग ये भी था कि आप एमपी अगर हो गए तो 1 साल रहे कि 5 साल रहे। अब शायद ये हटा दिया गया है। अब केवल ये देखा जाता है कि आप इलेक्शन जीते, एमपी रहे, वेदर 1 साल या 5 साल ये काउंट नहीं होता। तो कुल मिलाकर के मेरा अपना मानना है कि ये जो बैटल शुरू की है नरेंद्र मोदी ने मई 2014 से, कि 1200 साल की गुलामी को हमें खत्म करना है, और जिस तरीके से राष्ट्रीय नवंबर में पीएम ने कहा कि मैकाले ने 1835 में शिक्षा व्यवस्था को बदला था। 10 साल बचे हैं हमारे पास, हमें इस व्यवस्था को खत्म करना है। अगर पुरानी शिक्षा व्यवस्था खत्म हो जाएगी, अगर हमारी पाठ्य पुस्तकों से मुगलों के अरबी धान की बिरयानी खत्म हो जाएगी, अरबी धान जो होता है रेगिस्तान में बिना पानी वाला,
जो लाए थे हमको वो लोग खिलाने के लिए, और धनिया भी लेके आए थे वहीं से मसाले भी लेके आए थे ये आपके तुर्को अरब, वही हम लोग खा रहे हैं। अब ये सारी चीजें गायब हो गई एनसीईआरटी पुस्तकों से, और ये आपके तुर्कों का इतिहास गायब हो गया जिसको मुगल कहा जाता है। स्वयं जावेद अख्तर ने अपने प्रोग्राम में कहा है कि अकबर जो है लुंगी पहनता था, सर पे साफा पहनता था, अवधी और पंजाबी बोलता था, और वो कोई बहुत हैंडसम आदमी नहीं था। लेकिन मेरे ख्याल से हमारी तो फिल्मों में क्या दिखाया जाता है? मैं तो जो है वो मैं मुगलों का असली खादिम होने की हैसियत से जी, ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जावेद अख्तर साहब जो है वो सर तन से जुदा के अधिकारी हैं। उनको सर तन से जुदा जो है वो सुनाया जाना आपने चाहिए। उनका इतिहास पूरा ऐसी बताया है। और सर एक बात और भी है, शिक्षा ऐसी मंत्रालय में इस हिमाकत समय करने के इंडियन लिए ये हिमाकत ही नहीं, गुस्ताखी है। हाँ, ये तो कौम के गुस्ताख हैं और ये अरे तो सर, मुजाहिद हैं, ये तो मुर्तिद भी अरे नहीं। सर जावेद साहब शिक्षा का मंत्रालय बट में सर 400 स्कीम चल रही है इंडियन सुनिए नॉलेज सिस्टम को कुछ रिस्टोर कह रहे करने हैं के वो। लिए। जी, 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 अरे बताइए। बट सर, संजय सर, मैं कह रहा हूँ कि जावेद साहब वैसे भी बहुत ऊंचे, मतलब ऊंचा, लंबाई उनकी ज्यादा नहीं है, 6 इंच छोटे हो जाएंगे, बड़े कुछ ज्यादा ही छोटे दिखाई देंगे। नहीं, उनको सबसे बड़ा डर ये लग रहा है कि अगर ये सब जो आज हो रहा है शिक्षा मंत्रालय में, जो जो 400 के आसपास प्रोजेक्ट चल रहे हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम को रिस्टोर करने के लिए, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो लैंग्वेज फार्मूला आया है, अगला टारगेट होगा आर्टिकल 25 या से 30 के बीच में, जो ये सुविधा मिली हुई है कि आप अपने मजहब का प्रचार कर सकते हैं। ये आपका स्कूल नहीं है, ये एवेंजेलिकल सेंटर्स हैं। ये जो चर्च या स्कूल खुले हुए हैं, ये जामिया मिलिया इस्लामिया और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन सबका स्थायी इलाज हो जाएगा अगर ये आर्टिकल 25 से 30 के बीच में ये अगर इनको रिपील कर दिया जाएगा, और ये होगा। इससे प्राइम मिनिस्टर ने विकसित भारत 2047 तक बनाने का लक्ष्य ऐसे ही हवा में नहीं उछाल दिया है, जैसे इंदिरा गांधी ने 71 में उछाला था, गरीबी हटाओ, विदाउट एनी इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट, विदाउट एनी एक्शन प्लान। कोई ये नहीं बताया कि हम ये कैसे करेंगे, बस हवा में उछाल दिया और नारा दिया कि मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, विपक्ष कहता है इंदिरा हटाओ, और यहाँ के लोग झूम गए, दीवाने हो गए, और इंदिरा गांधी इलेक्शन जीत गई थी। तो अब ये नरेंद्र थोड़ा मोदी बहुत जीती अगर थी ये कह साहब, रहे हैं, 350 से ऊपर हाँ, सीट लाके जीती थी, 370 तो लाई थी शायद। ये हवाई फायर से इलेक्शन जीतने का जमाना जा चुका है। और मैं तो कहता हूँ समाजवाद का मतलब होता है नेता, ठेकेदार, आईएएस, मंत्री, कल्याण योजना, इससे इन्हीं का भला होता है बस। नेता, ठेकेदार, मंत्री, आईएएस कल्याण योजना है ये समाजवाद। तो इस योजना को नरेंद्र मोदी की सरकार में बहुत धक्का पहुंचा है। अब लोग कहेंगे कि 100% काम तो नहीं हुआ, 100% ना हुआ है ना कभी होगा। तो कुल मिलाकर के जो इस सरकार का थ्रस्ट है देश की डिफॉल्ट सेटिंग को बदलना, इसका हर फैसला अपोजिशन के फिल्टर में फंस जाता है। तो और यही समस्या यहाँ भी हो रही है। आपको याद होगा कि पीएम की केंद्र सरकार की प्राइमरी स्कूलों के इम्प्रूवमेंट की योजना जाके फंस गई थी तमिलनाडु में, और केंद्र सरकार ने कई हजार करोड़ रुपए की ग्रांट रोक ली थी, और वो तैयार नहीं थे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब ये जो नया ईसाई मुख्यमंत्री बना, पता नहीं उसने किया कि नहीं किया, लेकिन ज्यादातर राज्य उस पर सहमत हो गए हैं। इवन सीपीएम सरकार सहमत हो गई थी केरला की। तो ये लड़ाई लंबी चलेगी, और अभी हर मामले में ये इसी तरीके से ये अड़ंगे अटकाएंगे। आप याद करिए 14 से 19 तक कांग्रेस कहती रही कि हमारी नीतियों का पालन कर रहे हैं। जब आपकी नीतियों का पालन करें तो आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? आधार कार्ड की शुरुआत आपने की, जब आधार बिल पास हो गया तो आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि साहब ये कि इसमें ये खामियां हैं। तो ये लंबी लड़ाई है, ये ऐसे ही चलेगी, और ये डेडलॉक हमेशा रहेगा। और चूंकि इस समय 2027 में 7 राज्यों में चुनाव है, 28 में भी फिर चुनाव है, करीब 6 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना, ये सारे राज्य हैं। और इसमें कांग्रेस का भी दांव लगा हुआ है, कर्नाटक में, तेलंगाना में, राजस्थान में वो पावर में लौटना चाहेगी, मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी। तो ये अपोजिशन के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, जो इस समय नीट और छात्रों के प्लेटफॉर्म पर ये लड़ाई लड़ी जा रही है। जी। हाँ जी, अवनीश जी, अभी मैं देख रहा हूँ कि आशुतोष राका ने धमकी दी है कि हम फिर से बैठ जाएंगे।
फिर से बैठ जाएंगे तो फिर से इतने लोग आ जाएंगे क्या, या फिर से बैठने दिया जाएगा क्या, या फिर से इनको उस तरह की सुविधा दी जाएगी जैसे पहले दी गई थी। और ये कह रहे हैं कि साहब कि वी डिमांड दैट ऑल द एफआईआर्स अगेंस्ट द प्रोटेस्टर्स बी इमीडिएटली विथड्रॉन, कि साहब बंगाल में और बिहार में सैकड़ों स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर लिया गया है, और ये जो है हमारा जो आपका एग्रीमेंट हुआ था, तो अब ये चीज़ हमारे जो है वो क्या बोलते हैं, सरकार जानते हैं। और अब ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सरकार ने इनको क्या कहें, इसको क्या बेचा इनको, आलू कह के बैंगन बेच दिया। तो कहा साहब हम सब विड्रॉ कर लेंगे, हाँ बिल्कुल गारंटी गारंटी गारंटी। मजे की बात यह है कि सीआरपीएस में एफआईआर विड्रॉ करने का केवल एक प्रावधान है। उस प्रावधान को सीआरपीसी में कहते थे 132 और बीएनएसएस में कहते हैं 148। और वो कहते हैं कि भाई इन अप्रोप्रिएट केसेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैन मूव एन एप्लीकेशन टू विड्रॉ अ केस विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट। अब उसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है कि वो केस कैसे हो सकते हैं। तो वो केसेस में ऐसे है कि साहब कि जिसमें कन्विक्शन संभव ना हो, जो फ्रिवलस हों, इस तरह के केसेस जो है वो कोर्ट कंसेंट दे सकता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट दिया था, और उसके वो केस भी 2018 का केस है दीपक मिश्रा जी का, और वो भी कोर्ट किया है, जिसमें वो सीजेएम ने जो है वो मैकेनिकली एक्सेप्ट कर ली थी एप्लीकेशन, तो कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, दोबारा भेज दिया सीजेएम के पास कि फिर से इसको जो ध्यान से देखो। तो उसने फिर उसके बाद एक्सेप्ट नहीं किया उसको, कोर्ट केसेस नहीं विथड्रॉ हुए। हमारे उत्तर प्रदेश के जो केसेस हैं फेमस, जो आतंकवादियों के केसेस विथड्रॉ किए थे, कोर्ट ने नहीं परमिट किया। तो मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि ये कोर्ट के जो काम कोर्ट का है, वो कोर्ट की कंसेंट से होता है, उसकी गारंटी सरकार ने दे कैसे दी? नहीं, गारंटी दी कहाँ? जेपी नड्डा साहब और ये जो सौरभ दास, ये और एक लड़का और उसका तो नाम ही नहीं जानता मैं, और उनके साथ जो दोनों मिनिस्टर और ये दोनों लड़के जब बैठे उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैंने, मेरी टीम ने एक 47-48 सेकंड का कट निकाला लड़कों ने। साफ तौर पर अगर दर्शक जाएं और वापस जाके देखें, सबसे पहले कौन बोलता है? सौरभ दास ने बोला, वो दोनों लड़के बोलते हैं, उसके बाद नड्डा साहब सरकार का पक्ष बोलते हैं उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो लड़का क्या कहता है जब बात आती है ये हुड़दंगियों की, दंगाइयों की? वो सीधे कहता है कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे समर्थक नहीं है। ये कहलवाया गया उससे। जैसे ही उससे ये कहलवाया तो ये साफ हो गया कि उसने, यानी ये जो कॉकरोच गैंग है, उसने उन लोगों से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। अब वो कौन रह गए? वो जब छात्र, अब भट्ट सर ने अभी कहा कि भाई 36 साल 38 साल का मेवाती कहां से छात्र, ये तो अलग फिल्टर है। लेकिन अगर वो छात्र भी है, मैं फिर कह रहा हूं, अगर वह छात्र भी है तो सौरभ दास ने जो कहा है और नड्डा साहब ने बाद में जो इंडोर्स किया है उस चीज को, उसमें वो सीधे कह रहा है कि ये हमारे सीजीपी के समर्थक नहीं है। उसने ये नहीं कहा कि वो छात्र नहीं है, उसने कहा कि ये एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, ये हमारे समर्थक नहीं है। तो अगर उन एंटी सोशल एलिमेंट्स में कोई अगर किसी कॉलेज में दाखिला भी लेके बैठा हो, तो फिर वो एंटी सोशल एलिमेंट नहीं हो सकता, ये तो कोई गारंटी है नहीं। सौरभ दास से टेक्निकली उन्होंने ये कहलवाया और सौरभ ने कहा। उसके बाद आप देखिए, फिर जब ये 12 उसने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है, उससे कहलवाया गया है कि ये जो 10-12 एफआईआर, जिस पे अभी आपने कहा कि एफआईआर वापस लेने का एक तरीका है, सौरभ दास खुद ये कह रहा है कि जो 10-12 एफआईआर हुई हैं उसमें हमारी सहमति बनी है कि वो कोर्ट्स के थ्रू ही वापस हो सकते हैं, तो वो कोर्ट में ही उसका निस्तारण होगा। बाद में नड्डा साहब उसको इंडोर्स करते हैं कि जहां तक वो कहीं ये नहीं कहते कि बाकी हुड़दंगियों के खिलाफ एफआईआर जो हुई है, चाहे पटना में हुई है, चाहे दिल्ली में हुई है, चाहे लखनऊ में हुई है, वो सब खत्म हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, नड्डा साहब ने कहा, पब्लिक डोमेन में है। हाँ, 10-12 एफआईआर के बारे में वो कहते हैं कि ये हम कोर्ट में, इसका डिसीजन कोर्ट में होगा। कोर्ट में वो एक प्रोसीजर है, वो एक तरीका है। तो सबसे पहले तो ये साफ हो गया कि प्रधानमंत्री ने हुड़दंगियों और छात्रों को अलग किया अपने इंस्टा के वीडियो से। जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, उन्होंने ये महसूस कर लिया कि हाँ,
अगर 50% भी अगर देखा जाए तो कम से कम 15-18 करोड़ जैन जी ने उनकी बात सुन ली। बाकी मान लीजिए हम जैसे और तमाम और जैसे कुछ लोग मोदी को गालियां देने के लिए यहीं वहां गए, जो 70 साल के जैन जी हैं, जो अब्दुल टाइप चचा हैं, वो गए होंगे। उसके बाद बड़े कायदे से इनको ट्रैप में लिया। ट्रैप में लेने के बाद यह इंश्योर किया कि जितने भी ऐसे हुड़दंगी हैं जिन्होंने संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, उनको छात्रों से अलग किया है, इनके मुंह से कहलवाया, बाकी इनका निस्तारण कोर्ट में होगा। और पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर लॉन्च किया है, उसमें जान से अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा भी अब इनकॉर्पोरेट हो गई है। तो अटेम्प्ट टू मर्डर क्या, मैं तो अब मर्डर की भी एक धारा होगी। किसी के कोख में, किसी के गर्भ में, वो जो लेडी कांस्टेबल, उसके कोख का जो वो बालक या जो भी रहा हो, जो उसके ऑफिसर साथ थी, वो हुआ है, ऑफिसर थी, वो ऑफिसर थी। हाँ ऑफिसर, सॉरी वो कांस्टेबल ऑफिसर, तो फिर तो वो अटेम्प्ट टू मर्डर कहाँ है सर? ये तो फिर मर्डर की धारा है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन और आगे जाएगा वो होगा। फेशियल रिकॉग्निशन, मेटा सिस्टम से सारी चीजें इनके पास हैं। तो साफ तौर पर पहले डिसोन कराया, इनके 12 एफआईआर को कोर्ट के भरोसे छोड़ा। कहीं कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि एफआईआर वापस होंगी, गिरफ्तारियां नहीं होंगी। और यही वजह है कि पिछले 72 घंटों से जब से ये ड्रामा खत्म हुआ है, आपको अपॉलॉजी करते हुए वीडियोस दिखाई दे रहे हैं, आपको ये रोते गाते हुए वीडियोस दिखाई दे रहे हैं कि हम गलती से हो गया, हमसे हो गया। और एक बड़ा डेवलपमेंट और हुआ है कि इस पर कोर्ट का क्या रुख होगा। हमारे यहाँ ज्यादातर एक ये परसेप्शन है, हालांकि ये अनुभव है, क्या कहें, कि भाई राष्ट्रवादी मुद्दे होते हैं या फिर इस तरह की कोई बातें होते, कोर्ट ज्यादातर नेगेटिव रहता है। लेकिन इसी सब के बीच में एक एनजीओ दिल्ली हाई कोर्ट गई और उस एनजीओ ने रिट में ये कहा कि साहब जो संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है, उसने कोई बाकी अपील नहीं की। वो रिट में सिंपली इतना था कि ये जो ट्रैफिक लाइट तोड़ा, गाड़ियां तोड़ी, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, इसकी खर्चे की वसूली वो करी जाए हुड़दंगियों से। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को उसमें पार्टी बनाया। पहले तो वो रिट एक्सेप्ट की, दिल्ली पुलिस को उसमें पार्टी बनाया, उनसे पूछा कि ये फिर कैसे पहचानेंगे कि किससे रिकवरी करानी है। एनजीओ के लॉयर ने कहा कि साहब दिल्ली पुलिस के पास बहुत अच्छी तरह से सारे सबूत मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस को पार्टी बनाया। तो ये बताता है कि प्रारंभिक कोर्ट के क्या उसमें रुख होने वाला है। काकरोच जब अपने ऊपर गिरफ्तारी और तमाम के लिए गए थे तो सीजीआई ने कहा ही कि हमारा टाइम खोटी मत करो, हमारा टाइम खराब मत करो। तो ये बताता है कि जिस तरीके से दिल्ली से लेके, दरभंगा से लेके, पटना से लेके बरेली तक में अलग अलग पुलिस की, और वहां बंगाल में आप सोचिए, बंगाल में एक कम्युनिस्ट अपने सिगरेट से प्रधानमंत्री का पोस्टर जलाता है फ्राइडे को, और सैटरडे को बंगाल पुलिस उसको उठा के जेल में पहुंचा देती है। तो जिस तरीके से पुलिस ने पहले, देखिए राष्ट्रवादियों में एक निराशा है, क्या मोदी सरकार झुक गई, घुटनों के बल आ गई, ये हो गया वो हो गया। भाई ठीक है, वो मोदी जी ने कह दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे में भी लिख दिया है कि उन्होंने अपनी गलती मानते हुए इस्तीफा दिया है कि राष्ट्र हित में इस्तीफा दिया है। चलिए हम उस पर नहीं जाते हैं, हम नहीं बैठे हैं यहाँ मोदी सरकार को डिफेंड करने के लिए। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस की क्या तैयारी थी, पुलिस फेल हो गई, तो मेटा चश्मे क्या बीच में किसी ने लाके दे दिए? ये फेशियल रिकॉग्निशन से एक एक दंगाई का जो तस्वीर आ रही है, उसके घर के एड्रेस आ जा रहे हैं, चाहे दरभंगा तक में, चाहे पटना तक में, चाहे लखनऊ में, बरेली में और दिल्ली में। तो ये दिखाता है कि तैयारी थी। कोर्ट का रुख भी इनके लिए पॉजिटिव नहीं है। मैं बड़ी ईमानदारी से बात कहूंगा सर, बड़े मजेदार ट्रैप में इनको फंसाया है। और फंसाने के बाद अब जो इनकी गति होगी, जब कुर्की का नोटिस पहुंचेगा सीतापुर के उस बाप के पास जिसका बच्चा वहां ट्रैफिक लाइट तोड़ रहा था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सीतापुर का था, लेकिन जब वो कुर्की और रिकवरी के आदेश पहुंचेंगे तब इनको समझ में आएगा, कैरियर जो खराब होता है वो समझ में आएगा। और इसलिए हमारी चिंता थोड़ी सी कम इसलिए हो जाती है कि इसमें छात्र बहुत थोड़े से थे जो जेन्युइन छात्र निकलेंगे, जो बेचारे भूलवश वहां पहुंच गए थे। अब आप ये बताइए कि समाज की जरा एक जिम्मेदारी सोचिए यार, कैसे बच्चे हम संस्कारित कर रहे हैं कि दिल्ली में वो कहती है एक लड़की कि हम यहाँ पढ़ने आए हैं, एक तो वो छात्र दिखाई नहीं दे रही, फिर कहती है कि हम वहां गए थे और फ्री पिज्जा मिल रहा था तो मैं पिज्जा लेने के लिए फ्री पहुंच गई और मेरा आईफोन चुरा लिया किसी ने।
बताइए, ये संस्कार। 1 लाख का आईफोन लेके घूम रही है और पिज्जा फ्री और चाहिए 20 उसको। 25 रुपए का 50 रुपए का फ्री पिज्जा लूटने गई थी जो अब्दुल ने भेजा था कतर से उसके लिए। तो यहाँ पर जरा समाज के तौर पर भी देखिए, बच्चे हमने पैदा कर दिए, अब फिर वही होगा कि बच्चे आप पैदा करेंगे, उसके बाद उठा के उसको मोदी और अमित शाह और योगी जी की गोद में डाल दीजिए और कहिए कि भाई साहब आप लोग हमारे बच्चा पाल लीजिए। ऐसे तो नहीं होता, समाज की भी एक जिम्मेदारी होती है सर। तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न अब निरर्थक हैं कि क्यों होने दिया, क्यों वहां पर इकट्ठा होने दिया, क्यों नहीं मार यस, भगाया, क्यों क्या है। अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, औचित्य जिस प्रश्न का है कि अब इसको कैसे हैंडल किया जा रहा है और कितने स्मार्टली इसको हैंडल किया जा रहा है, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे वो गिरफ्तारियां हो, चाहे उसके बाद कोर्ट में केसेस हो। जी जुनैद भाई कह रहे हैं कि 24 तारीख के बाद से उनको कोई किसी तरह का किसी के पास फोन नहीं आया, लेकिन ये बताएं कि राहुल गांधी जो है वो अमित शाह को टारगेट कर रहे हैं कि साहब आप उनको अमित शाह का इस्तीफा चाहिए। उनको ये लग रहा है कि साहब की ये छोटे मोटे बच्चों ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा लिया तो मुझे अमित शाह का करवाना चाहिए। तो अब आप बताइए जी। कि राहुल गांधी के इस प्रयास में आपको कितना दम लगता है और कितनी सफलता की आशा है? मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ, वो बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जिस तरीके से अमित शाह ने पूरे देश में नक्सलवाद को खत्म करके दिल्ली के इकोसिस्टम की कमर तोड़ दी है, और अब उनका सबसे बड़ा जो घातक अभियान चल रहा है देश से ड्रग माफिया को खत्म करना। अब अगर ड्रग माफिया ही खत्म हो जाएगा तो तो बड़ी उन्होंने समस्या ये पैदा भी हो कहा है कि जाएगी ना। अर्बन नक्सल को भी खत्म करेंगे। हाँ, तो फिर अब अगर अर्बन नक्सल खत्म हो गया, ड्रग माफिया खत्म हो गया, नक्सलवाद खत्म हो गया, तो देश में विपक्ष रहेगा कैसे? पंजाब की राजनीति में कहा जाता है वहां पे 3 डी चलते हैं, ड्रग डेरा डायनेस्टी। तो और मुख्यमंत्री वहां जाट ही होता है, वो चाहे आम आदमी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, अकाली का हो, इवन बीजेपी का जो वहां पे जो क्लेमेंट है बिट्टू, वो भी तो जाट ही है। और 9,000 से वहां अधिक वहां डेरे हैं, लाखों लोग उससे जुड़े हुए हैं। पीएम स्वयं एक डेरे में गए थे अभी जलंधर की यात्रा में। तो जो ड्रग के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, जिस तरीके से राजस्थान के बाड़मेर में और जैसलमेर में और वहां पे जो है तमाम जो जमीन पे कब्जा अवैध कब्जे करके मस्जिदें, दरगाहें और मदरसे बने हुए थे, उसमें कई तो मस्जिद ऐसी थी जिसको ग्रांट गवर्नमेंट से मिली थी, राजस्थान गवर्नमेंट से। ये सब पूरा जो जो इसका पूरा इकोसिस्टम अगर खत्म हो रहा है तो खलबली मचना स्वाभाविक है। अब इस समय गडकरी और एथनॉल बहुत पीछे हो गया है, इनके एजेंडे में एथनॉल भी था। नहीं, लग तो रहा है कि ये अभी गडकरी को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब वो E20 जनता पार्टी भी शामिल हो गई है। क्यों अवनीश जी, उनका कनेक्शन कट गया लगता है भट्ट जी का। जी लग जी रहा है बोलिए। अभी आप जो कह रहे थे सर कि वो अमित शाह जी का भी इस्तीफा मांग रहे हैं, तो जो भट्ट जी कह रहे थे कि अभी ये ड्रग्स पे काम कर रहे हैं, ड्रग कंट्रोल करेंगे, बाकी चीजें कंट्रोल करेंगे, तो FCRA बाकी, तो एक दिन ये स्थिति आ जाएगी कि राहुल गांधी खुद का इस्तीफा मांग लेंगे। राहुल गांधी की ये स्थिति आ रही है सर। मुझे ये नहीं समझ में आता कि इस देश के विपक्ष को, हालांकि जिस देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी हों उसको समझ में आने वाला भी नहीं। भाई योगेंद्र यादव भले कहता हो कि संसद से तय नहीं होगा, चुनाव से तय नहीं होगा, लेकिन भाई तुमको ये मानना पड़ेगा कि इस देश में संसद ही तुम्हारा बाप है और संसद से ही होगा। मोदी यही करते हैं हर चीज कि हम सड़क पर नहीं करेंगे, हम संसद पे ही करेंगे। चलो ठीक है, आप उनको उनकी गलती मान लीजिए, लेट लतीफी मान लीजिए, ये उनका मैटर है, वो प्रवक्ता अपना जवाब दें। लेकिन आप चुनाव में हरा के ही नरेंद्र मोदी से छुटकारा पा सकते हैं, ये बात विपक्ष को समझ में आ जाए तो बेहतर। आप चुनाव लड़िए, लगातार लड़िए, और इस अलग अलग तरीकों से लड़िए। भाई आप मजबूती ले लीजिए, लेकिन आप बांग्लादेश बना के, भारत में वो तत्व नहीं मौजूद है, वो माहौल नहीं है, नहीं संभव है। विपक्ष को अब यह चीज मान लेना चाहिए। लेकिन वही है कि ये इसलिए बार बार ऐसा करेंगे और करते रहने को अभिशप्त हैं, कारण ये कि ये जानते हैं अच्छी तरह कि चुनाव में फिलहाल वो भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकते, या तो ये मान बैठे हैं।
या इनकी यही मैक्सिमम कैपेसिटी है? तो मुझे लगता है कि अब अमित शाह जी का इस्तीफा मांगने से बेहतर है राहुल गांधी खुद का इस्तीफा मांग ले, कुछ और काम कर लें, जो उनको आता हो वो बेहतर तरीके से कर लें। बाकी 2029 तक 1 साल में नरेंद्र मोदी सरकार से हट जाएंगे, ये कहते हुए इनको 10-12 साल होते हुए नजर आ रहा है। यही हाल उत्तर प्रदेश में था। योगी जी आए, शपथ लिए, हर 3 महीने में सरकार योगी जी की मुख्यमंत्री पद से हट जा रहे हैं। तो इस तरह की लफबाजी करने से कम भारत में आप कोई लोकतांत्रिक बदलाव नहीं ला सकते। और यह चरित्र अगर रहेगा विपक्ष का, तो मुझे तो नहीं लगता सर कि कोई बहुत ज्यादा स्कोप नजर आ रहा है। आप मांगने को तो किसी का भी इस्तीफा मांग लीजिए, उसमें क्या कहना है? आप रोज कहिए नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, लेते रहिए इस्तीफा। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा लिया और किस तरीके से लिया ये आप देखिए। पहले गुंडों और बच्चों को अलग किया 2 मिनट 41 सेकंड के वीडियो में, फिर 41 सेकंड में आए, बच्चों को नमस्ते बोला, थैंक यू बोला। उसके बाद जब इन्होंने कहा कि सैटरडे तक प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए, सैटरडे से खींचा, वीकेंड में इनको ये करना था, रात में ये चीज की, और उसके बाद थैंक्स गिविंग करने के बाद प्रधान का इस्तीफा अनाउंस कर दिया। और उसके बाद संसद में आ गए बिल लेके। तो आप उस तरीके से जाइए, संसद में घेरिए। भट्ट सर आ गए हैं। जी सर, मैं सर फिलर के तौर पर काम कर रहा था। आइए सर। जी, तो हम ये पूछ रहे थे आपसे कि अमित शाह के पीछे पड़े हुए हैं, तो अमित शाह के पीछे ये जो स्ट्रेटजी है ये कितना काम करेगी? क्या ये वाकई सोचते हैं कि अमित शाह रिजाइन कर देंगे? मतलब धर्मेंद्र प्रधान में सफलता मिल गई, और वो भी मिली किसको? कॉकरोचेस को मिली। तो राहुल जी जो है वो बेचारे लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं कि साहब ये देखिए, ये जो है वो कल के बच्चे जो है वो मेरा निवाला छीन लेंगे मेरे मुंह से। भट्ट सर आधा सेकंड में चाहूंगा। भट्ट सर आधा सेकंड। भट्ट सर आधा सेकंड में चाहूंगा। प्रधानमंत्री बारीक संकेतों की राजनीति कैसे करते हैं, ये उनके कल वाले वीडियो में देखने को मिला। आप अगर ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री कुर्ता पहने हैं और जो उन्होंने पटका गले में लटकाया है उसका डिजाइन वो संभलपुरी गमछा है, संभलपुरी। और धर्मेंद्र प्रधान सांसद कहां से हैं? संबलपुर से। संबलपुर से। भट्ट सर। जी 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 जी, वो जैसे मैंने कहा ना कि ये राहुल गांधी मांडे पे टीके लगा रहे हैं, और बहुत हुसेकर एक बात बार बार कहते हैं कि मराठी एक कहावत है कि मरा हुआ मुर्गा तंदूर से नहीं डरता। तो ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह ज्वालामुखी से निकले हुए लोग हैं, और ये जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है राहुल गांधी, आपके पास एक पार्लियामेंट्री एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक आपके पास लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए। और सबसे पहला जो मैं बात दोहराऊंगा, उनका किबला दुरुस्त होना चाहिए। आप चाहते क्या है? हर दिन आपका नया मिशन डेवलप हो जाता है। तो बीजेपी से अगर आपको लड़ना है तो आपको पहली बात तो ये जो यूरोपियन थॉट प्रोसेस है, जो यूरोपियन पॉलिटिकल ज्ञान है, उससे आपको उबरना होगा। वंदे मातरम से आपको चिढ़ है, भारत माता से आपको चिढ़ है, राष्ट्रवाद फिर फ्रीज हो गए। नेटवर्क इशू चल रहा है सर। मुझे लग रहा है नेटवर्क कि इशू, मौसम भी खराब है इधर सरदार क्षेत्र में। कॉकरोचेस ने अंदर से खोखला कर दिया। तो अच्छा साहब, अब उत्तर प्रदेश में आने वाले, सुना आशुतोष राका कह रहे थे वो उत्तर प्रदेश में पहुंचेंगे। हम उनका स्वागत करने के लिए उत्तर प्रदेश में स्वागत होते देखते हुए बहुत व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहे। नहीं तो ये तो बाबा जी की पसंद का काम है, और बाबा जी खुद प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी भट्ट साहब ने बताया कि आज वाकई वहां इकट्ठे हुए हैं गौहर यूनिवर्सिटी पे, लेकिन उनमें से एक भी जो कॉकरोच वहां दिखाई दे रहा है, अब कॉकरोचों ने गोल टोपी कब से पहननी शुरू कर दी ये तो मुझे नहीं पता। सारे के सारे गोल टोपी वाले हैं। अच्छा, मजे की बात यह है, अगर आप जाएं उस यूनिवर्सिटी के आसपास तो मैक्सिमम मुसलमान आबादी है, और वो सारे के सारे खुश हैं क्योंकि आजम खान ने उनकी भी जमीन मारी थी, और ज्यादातर उन्हीं की जमीन मारी थी। बाबा
कि सरकार को अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने से रोकना है आपको, तो कोर्ट से जाके स्टे लाइए ना। मैं तो लगातार ये बात कह रहा हूं। भारतीय राजनीति में कम से कम योगी आदित्यनाथ के सर पर एक सेहरा जरूर बंधना चाहिए कि उन्होंने सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, 7 पेज की सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बनवा के पूरे भारत में अवैधता पर बुलडोजर चलाने का रास्ता खोल दिया। ये क्रेडिट तो जाता है बाबा को कि 7 पेज का गाइडलाइन है, आज उसी आधार पर हेमंता चलाएं, उसी आधार पर शुभेंदु चलाएं। केरल की सरकार को भी अगर किसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, सिंस यू आर मतलब आप सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं सर, आज 7 पेज की वो गाइडलाइन है, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भले उसका पॉलिटिकल नेतृत्व न चाहे और वो जान रहा है कि मेरा ट्रांसफर हो जाएगा या सस्पेंड कर दिया जाऊंगा, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन हाथ में 7 पेज का वो गाइडलाइन ले और किसी अवैधता पर अपने जुरिडिक्शन में, अपने जिले में वो बुलडोजर चलाने का ऑर्डर तो पास कर सकता है और चलवा सकता है। तो ये तो क्रेडिट जाता है। वहां पर 10 बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पाजामा वो पहने हुए काकरोचों को इकट्ठा करके आप बुलडोजर रोक लोगे? आप जाओ ना, रेट दाखिल करो, कोर्ट से स्टे लेके आओ, अगर कोर्ट से स्टे मिल जाता है तो बुलडोजर बाबा का रुक जाएगा। तो यहाँ पर सरकारी मिसिल इतनी अच्छे तरीके से जो लोग हिंदी भाषी नहीं है या कोर्ट कचहरी की भाषा नहीं समझते, तो मिसिल जो है वो कोर्ट कचहरी की भाषा में दर्शकों फाइल को कहा जाता है। फाइल बाबा की इतनी अच्छे से तैयार होती है। मान लीजिए कोई बिल्ड अवैधता नहीं पाई जाती है तो भी अवैधता निकाली जा सकती है, वहां फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो जाता है। बाद में यहाँ तक कि बाबा नगर पालिका टाउन एरिया को भी इन्वॉल्व करते हैं कि भाई निकालो इसका नक्शा जो इसने मकान का बनवाया है, नक्शे के अनुरूप बना है कि नहीं। सर बताइए कौन सा मकान हिंदुस्तान में नक्शे के अनुरूप बनता है? अगर इस पर कोई आ जाए तो बुलडोजर तो चलेगा ही चलेगा, और सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि नहीं भाई हम अवैध पर बुलडोजर चलाने से रोक नहीं सकते, और अवैध पर बाबा बुलडोजर चलाते नहीं। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में काकरोचों की तो कोई संभावना है नहीं, और ये मैं इस आधार पर कह रहा हूं, मेरी आंखों देखी है। जिस समय शाहीन बाग दिल्ली में गरज रहा था खूब अच्छे से, वहां पर अब जाने दें सर, वो अच्छा नहीं लगता, कारों का हिलने से लेके और तमाम चीजें हो रही थी बिरयानी। ठीक उसी समय लखनऊ में भी शाहीन बाग सजाया गया था। परिवर्तन चौक से आगे जो भी लखनऊ वाले हैं, घंटा घर, उसके मैदान में सजाया गया था। मेरी आंखों देखी है सर। पहले तो परिवर्तन चौक पर कम से कम 3 से 4 ट्रक जूते चप्पल वो इकट्ठा थे, और भर कड़कड़ाती ठंड में पानी की बौछार जो चली है, रजाई और गद्दे भी भीगे हैं, और रातों रात लखनऊ का शाहीन बाग समाप्त। तो इस मामले में कम से कम बाबा के साथ सुप्रीम कोर्ट भी है। अकबर नगर सबसे बड़ा उदाहरण है लखनऊ में। इतने रिकॉर्ड टाइम में इतने हरियाली युक्त, अभी भट्ट सर होते तो फिर उसका आंखों देखा बताते, क्योंकि भट्ट सर जी तो शहर और अपने घर की तरफ आते हैं तो रोज अकबर नगर से ही निकल के आते हैं। क्या शानदार वहां पर पार्क बना हुआ है सर। तो मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोई संभावना है। और रही बात गौहर यूनिवर्सिटी की, तो उस पर बुलडोजर एक्शन अगर इनको रोकना है तो अदालत से लेके आए। और एक बार फिर कहूंगा, जितना एक्सट्रीम नेगेटिव माहौल विपक्ष बनाएगा, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को चुनावी रूप से उतना ही लाभ होगा। यह तो निश्चित है, चाहे वो मोदी का चुनाव हो सेंटर का, चाहे वो योगी का चुनाव हो स्टेट का। जी जी, तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और अवनीश जी को भी धन्यवाद, और अभी तक हमारे साथ थे वीरेंद्र नाथ भट्ट जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।